वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के वैसे यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसा कि अभी हमने देखे कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, लेकिन एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे, चूंकि यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन श्रेणी में n इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, इसीलिए n का मान हम 2 से ही शुरू करेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाता है C2H4 और इससे कहा जाता है एथीन। अब n इज इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C3H6 और इससे कहा जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 रखने पर इसका वैल्यू निकल जाएगा C4H8 और इससे कहा जाएगा ब्यूटीन। तो ये जो श्रेणी है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये एल्कीन श्रेणी में आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगला प्रकार है एल्काइन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ पर हम n का मान 2 से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर इस श्रेणी में n इज इक्वल टू 1 से शुरू नहीं होता है, बल्कि n इज इक्वल टू 2 से शुरू होता है। तो n इज इक्वल टू 2 अगर रखें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C2H2 और इससे कहा जाएगा एथाइन। n इज इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C3H4 और इससे कहा जाएगा प्रोपाइन। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 रखने पर इसका वैल्यू निकल जाएगा C4H6 और इससे कहा जाएगा ब्यूटाइन। तो एल्काइन श्रेणी में जो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन है, ये ऐसे यौगिकों का श्रेणी है जिसमें त्रिबंधन पाया जाता है। अब तक के डिस्कशन में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिकों को कहा जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अलग नाम है और वह है एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने जानकारी लिया। अब हमारा टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह, जिसे इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसे अभिक्रियाशील समूह के नाम से भी जाना जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक का अणु दो भागों का बना होता है। इसमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिक का जो अणु होता है इसमें दो भाग का होता है। इसमें एक भाग अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह समूह अभिक्रियाशील समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है अभिक्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण हम लेते हैं मेथिल अल्कोहल का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब इसमें दो भाग हैं, पहला है मेथिल समूह यानी CH3 और दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल में दो भाग होते हैं, पहला है मेथिल समूह और दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह। मेथिल समूह यानी CH3 और हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है OH को। अब ये जो यौगिक हैं इसमें इसका रासायनिक गुण इस पर निर्भर करता है कि इसका अभिक्रियाशील समूह क्या है, और इस यौगिक का अभिक्रियाशील समूह है OH, जिससे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस प्रकार इस यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह है अभिक्रियाशील समूह। अब हम कुछ अभिक्रियाशील समूह के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं यौगिक की श्रेणी और दूसरा तरफ लिखते हैं उसका अभिक्रियाशील समूह। सबसे पहला जो श्रेणी है वह हम लेते हैं अल्कोहल का।
एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह है OH। इसी प्रकार ईथर का अभिक्रियाशील समूह है O, एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह है CHO और कीटोन का अभिक्रियाशील समूह है CO। अब ये अल्कोहल जो है ये एक विशेष प्रकार के यौगिकों की श्रेणी है और इसका अभिक्रियाशील समूह है OH। इसी प्रकार ईथर जो है वह विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है और इसका अभिक्रियाशील समूह O होता है। इसी प्रकार एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह CHO, कीटोन का अभिक्रियाशील समूह CO, इस प्रकार करके और भी अभिक्रियाशील समूह हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार की प्रकार्यात्मक समूह हो समजातीय श्रेणी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन सभी यौगिकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य की प्रकार्यात्मक समूह एक ही हो तो वैसे श्रेणी को समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अगर हम बात करें अल्कोहल का तो जितने प्रकार के अल्कोहल हैं ये सभी एक विशेष प्रकार की समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण लेते हैं मेथिल अल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। प्रोपिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C3H7OH और ब्यूटिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C4H9OH। तो जितने प्रकार के अल्कोहल हैं सभी का फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा है और वह है OH। तो इस प्रकार की रासायनिक यौगिकों की जो सूची है ये एक ही समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य हमेशा CH2 का अंतर होता है। अब यहाँ पर जो अल्कोहल का समजातीय श्रेणी दिखाया गया है इसमें पहला है मेथिल अल्कोहल और दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के मध्य CH2 का अंतर है। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल के मध्य भी CH2 का अंतर है। यानी किसी भी समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के मध्य हमेशा CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। कुछ कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही होते हैं परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। समावयवता एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो एक जैसे होते हैं परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसी परिघटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की घटना समावयवता कहलाता है। समावयवता को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन के दो समावयवी हैं। कहने का मतलब कि एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। दोनों प्रकार के ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र एक जैसा है और वह है C4H10, परंतु नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में परमाणुओं की संरचना यानी परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी परिघटना जिसमें रासायनिक सूत्र तो एक जैसा परंतु उसकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है इसे समावयवता कहा जाता है और अलग अलग रूप को समावयवी कहा जाता है। तो ब्यूटेन के दो समावयवी हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन के तीन समावयवी हैं। पेंटेन का रासायनिक सूत्र होता है C5H12 और इसके तीन समावयवी हैं, एक है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और तीसरा है नियोपेंटेन। इस प्रकार पेंटेन के तीन समावयवी होते हैं। तीनों प्रकार के समावयवी में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है परंतु इसमें
रासायनिक सूत्र एक जैसा है और वह है C5H12। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दहन की। अधिकांश ईंधन पदार्थ कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। अधिकांश ईंधन पदार्थ, चाहे वह लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये कार्बन और उसके यौगिक के बने होते हैं और दहन के परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। कार्बन एक ईंधन की तरह कार्य करता है। ये वायु की ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी प्रकार मीथेन एक ईंधन की तरह कार्य करता है जो दहन के परिणाम स्वरूप ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल भी ईंधन की तरह कार्य करता है। एथिल अल्कोहल वायु की ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो आपको स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होगी, लेकिन असंतृप्त कार्बन यौगिकों को जलाने से काले धुएं के साथ पीली ज्वाला की प्राप्ति होती है। वायु की सीमित आपूर्ति में अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। अगर दहन अपूर्ण दहन हो, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। इसलिए गैस या केरोसिन स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ज्वाला को प्राप्त हो सके। आपने ये देखा होगा कि गैस स्टोव या फिर केरोसिन स्टोव में वायु के प्रवेश के लिए छिद्र होते हैं ताकि दहन की प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और इस प्रकार स्वच्छ ज्वाला प्राप्त हो। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है और ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है, जिससे ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। आपने ये देखा होगा कि कभी कभार खाना बनाने वाले बर्तन के तले काले हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है और ये अपूर्ण दहन होने के पीछे का कारण ये है कि इसमें वायु छिद्र में अवरुद्ध है और इस प्रकार ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयला तथा पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं, अतः इसके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम के दहन से वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जलते हुए पदार्थ कब ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के जलते हैं। अक्सर ईंधन पदार्थ आग की लपटों के साथ जलता है। आग की इसी लपटों को ज्वाला कहते हैं। जब कोई ईंधन पदार्थ जलता है तो ये कभी कभार आग की लपटों के साथ जलता है और इसी आग की लपटों को ज्वाला कहा जाता है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होते हैं। लकड़ी या कोयला प्रारंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, परंतु वाष्पशील पदार्थों के वाष्पीकृत हो जाने के फलस्वरूप यह लाल रंग के साथ बिना ज्वाला के जलता है। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में लकड़ी के टुकड़े या फिर कोयले के टुकड़े ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ समय जलने के पश्चात ये बिना ज्वाला का लाल रंग के साथ जलता है। कारण क्या है कि जब तक इसके अंदर वाष्पशील पदार्थ रहता है तब तक ये ज्वाला के साथ जलते हैं
और जैसे ही वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं, ये बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी कोई पदार्थ ज्वाला के साथ तभी जलते हैं जब उसमें वाष्पशील पदार्थ मौजूद हो। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। अब हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी पर उपस्थित घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये पेड़ पौधे लाखों वर्षों के बाद कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार कोयले का जो निर्माण हुआ वह मृत पेड़ पौधे से कोयले का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीव से हुआ है। मृत समुद्री जीव समुद्री तल पर धीरे धीरे जमा होते गए और गाद से ढकते गए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समुद्री जीव मरने के पश्चात समुद्री तल पर धीरे धीरे जमा होते गए और इसके ऊपर मिट्टी और बालू की तह लगातार ढकते गए। लाखों वर्षों के पश्चात ये मृत जीव पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण लाखों वर्षों के समय अंतराल में ये मृत समुद्री जीव पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए। चूंकि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जीवाश्म से हुआ, इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो अब तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ वह मृत पेड़ पौधे और मृत जीव जंतु से हुआ है, यानी इसका जो निर्माण है वह जीवाश्म से हुआ है। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन, इंग्लिश में इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। आमतौर पर ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। आमतौर पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ईंधनों के दहन की प्रक्रिया में इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। जब कोई भी ईंधन का दहन होता है तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। अतः दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकता है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है वैसे पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ का उल्लेख किया गया है। पहला है क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों प्रकार की ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करते हैं कि ये अल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और इसको अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल को जब क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो ये बनाता है एसिटिक अम्ल, यानी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीजन प्राप्त करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। संकलन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक प्रकार का ही पदार्थ बनाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन हाइड्रोजन से संयोग करके एथेन बनाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके एथेन बनाता है। इस प्रकार इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो प्रकार का पदार्थ यानी एथीन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके केवल एक ही प्रकार का पदार्थ एथेन बनाता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये संकलन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में।
इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। जब मेथेन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती हैं। अब जरा इक्वेशन पर एक नजर हम डालते हैं। मेथेन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन परमाणु मेथेन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती हैं और इस प्रकार बनता है CH3Cl और इसे मेथिल क्लोराइड कहा जाता है। इसके अलावा बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि मेथेन का हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है क्लोरीन परमाणु के द्वारा और इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एथनॉल। एथनॉल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। एथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। सामान्यतः एथनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। साधारण रूप से एथनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थ जितने भी प्रकार के अल्कोहली पेय पदार्थ हैं उसका एक महत्वपूर्ण अवयव होता है एथनॉल। इससे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथनॉल एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि में किया जाता है। एथनॉल का उपयोग टिंक्चर आयोडीन के निर्माण में, कफ सिरप के निर्माण में और टॉनिक के उत्पादन में किया जाता है। एथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। शुद्ध एथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए लोग इसमें जल मिलाकर सेवन करते हैं। आमतौर पर एथनॉल जो है ये एक अल्कोहली पेय पदार्थ है, परंतु इसका शुद्ध रूप का सेवन नहीं किया जाता है क्योंकि एथनॉल की थोड़ी सी भी अगर मात्रा शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। इसीलिए लोग एथनॉल का सेवन करते हैं तो उसमें जल मिलाकर इसका सेवन करते हैं। हालांकि अल्कोहल पीना समाज में निंदनीय है और यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आमतौर पर अल्कोहल हमारे समाज में प्रचलित है, बहुत सारे लोग अल्कोहल पीते हैं, परंतु ये समाज में निंदनीय है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हानिकारक होती हैं। अब हम देखेंगे एथनॉल की कुछ रासायनिक गुण यानी एथनॉल की अभिक्रियाएं। एथनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। साथ में CH3CH2ONa का भी निर्माण होता है और इससे कहा जाता है सोडियम एथोक्साइड। इस प्रकार एथनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। एथनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। जब हम एथनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथनॉल से जल निकल जाता है और इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है और इस प्रकार एथनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनता है। एथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH और जब इससे सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है, यानी एथीन के अलावा जल के अणु का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार एथनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जल के अणु का निर्माण करते हैं। अगला टॉपिक है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब अधिक मात्रा में एथनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। हमारी शरीर एक मशीन की तरह कार्य करती है।
इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयी प्रक्रिया कहा जाता है। एथेनॉल के अधिक सेवन से हमारे शरीर की उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा हमारे शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाती है। इसके सेवन से समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, अनिद्रा और भाव शून्यता आती है। हालांकि इसके सेवन से व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार अल्कोहल जो है वह सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक होती है। अब तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि एथेनॉल हमारी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक भी है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि इससे यह पीने योग्य न रह जाए। चूंकि एथेनॉल जो है वह एक पीने योग्य अल्कोहल है, लेकिन औद्योगिक उपयोग में एथेनॉल के साथ एक जहरीला पदार्थ यानी मेथनॉल मिला दिया जाता है ताकि यह पीने योग्य न रहे और इसका दुरुपयोग औद्योगिक क्षेत्र में न हो सके। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों अल्कोहल हैं। एथेनॉल का उपयोग हम अल्कोहलिक पेय पदार्थों में करते हैं, परंतु मेथनॉल एक अल्कोहल होते हुए भी इसका उपयोग पेय पदार्थों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेथनॉल एक जहरीला पदार्थ है और इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ईंधन के रूप में एथेनॉल। एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। चूंकि गन्ना जो है ये सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस का किण्वन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उससे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि अल्कोहल जो है ये एक ईंधन के रूप में भी कार्य कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इससे एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग एक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ जलकर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरे हानिकारक गैस ये उत्पन्न नहीं करता है। अगला कार्बनिक यौगिक का नाम है एथेनोइक अम्ल। अब हमें एथेनोइक अम्ल के बारे में जानकारी लेना है। सामान्यतः इससे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इससे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन ले लें तो इससे सिरका कहा जाएगा और सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से एस्टर निर्मित होते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल CH3CH2OH ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। CH3COOCH2CH3 और इसके अलावा जल के अणु का निर्माण भी होता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर और जल के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल यह अभिक्रिया करती है NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से और इस प्रकार इन दोनों के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है CH3COONA जिससे सोडियम एसीटेट कहा जाता है और इसके अलावा जल के अणु का भी निर्माण होता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं।
अगला रिएक्शन इस प्रकार है कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल ये Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CH3COONA और जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल जो है वह कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CH3COONA जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब अगला टॉपिक है साबुन और अपमार्जक यानी सर्फ्स एंड डिटर्जेंट्स। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। हम कपड़ों की साफ सफाई करने के लिए साबुन या फिर अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैल जो होता है वह तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन साबुन या अपमार्जक के उपयोग से ये तैलीय मैल आसानी से निकल जाते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन अणु का आयनिक भाग जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। साबुन का अणु दो भाग वाला होता है। पहला भाग आयनिक होता है और दूसरा भाग कार्बन श्रृंखला वाले भाग होते हैं। साबुन अणु का आयनिक भाग जल के साथ क्रिया करते हैं, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार साबुन अणु जो है वह मैल को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करती हैं। जल में साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करती हैं। इसमें क्या होता है कि तेल की जो बूंदें होती हैं ये साबुन के अणु चारों ओर से घेर लेती हैं। साबुन के अणु का जो कार्बन श्रृंखला वाले भाग होते हैं ये तेल की अणु के साथ क्रिया करती हैं, जबकि साबुन के अणु का जो आयनिक भाग होता है ये जल की अणु के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इस प्रकार मिसेल संरचना तैयार करती हैं और इस प्रकार कपड़ों की सफाई मिसेल संरचना के परिणाम स्वरूप होती है। तो हम लिख सकते हैं कि मिसेल में साबुन अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। कठोर जल के साथ साबुन का आचरण। आपने यह अनुभव किया होगा कि कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबुन आसानी से झाग उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार का जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। वैसा जल जिसमें साबुन बहुत ही मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। आपने ये देखा होगा कि कठोर जल में साबुन बहुत मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करता है और यही कारण है कि अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करने पर ही झाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के समस्या के समाधान हेतु अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल में झाग उत्पन्न कराने के लिए एक विशेष प्रकार के मानव निर्मित पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स कहा जाता है। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद जो होते हैं वह कठोर जल में भी आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं।